यूनिट्स के लिए एक स्कीम लेकर आए और अन्य पर 22% टैक्स लगा दिया। इसके बाद भी टैक्स का कलेक्शन बढ़ा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 40,000 से ज्यादा कॉम्प्लायंस हटा दिए गए, 40,000 से ज्यादा कॉम्प्लायंस, आप कल्पना नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी कंप्लेन होती थी कि सभी कानूनों में क्रिमिनलाइजेशन का पोटेंशियल छोड़कर रखा था, जिससे करप्शन भी होता था, डर भी होता था। और हमने ढेर सारे कानूनों को पूर्णतया डीक्रिमिनलाइज कर पेनल्टी और बाकी सारी चीजों को जोड़ने का काम किया। जन विश्वास बिल 1 और अब आने वाला जन विश्वास बिल 2 इस देश में शायद ही कोई आर्थिक जगत से जुड़ा हुआ कानून रहेगा जिसमें कोई क्रिमिनल प्रोविजन बाकी रहेगा। जीरो क्रिमिनल प्रोविजन वाला हमारा देश का अर्थतंत्र के सभी कानूनों को करने का हमने लक्ष्य रखा है। एमएसएमई, इसका विकास, इस पर मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता, परंतु मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। बैंक के सारे लोग बैठे हैं, तब जिस देश की बैंकिंग व्यवस्था, विशेषकर भारत जैसे देश की बैंकिंग व्यवस्था एमएसएमई को तवज्जो नहीं देती, वो देश की ग्रोथ स्टोरी को रोकती है। क्योंकि जो युवा जिसके मन में कुछ करने की धगस है, कोई हिम्मत है, उसको अगर हम सपोर्ट नहीं करते हैं तो हम आने वाले दिनों के एक बहुत बड़े पोटेंशियल इंडस्ट्रियल हाउस को सीमित कर रख देते हैं। चाहे रिलायंस हो, चाहे अदानी हो, चाहे टोरेंट हो, ढेर सारी कंपनियों की शुरुआत एमएसएमई से हुई थी। अगर इन पर भरोसा कर उनको कोई लोन न देता तो अब बहुत सारे घराने हमारे पास न होते। हमने एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करना ही पड़ेगा और इसके लिए काफी सारी दृष्टि से सरकार गारंटर भी बनी है। डिजिटल और फिनटेक के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से भारत में एक डिजिटल रिवॉल्यूशन सामने आया है। 2024-25 में जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए हैं, इसमें हर दूसरा ट्रांजैक्शन भारत में हुआ है। 10 साल पहले इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत के अंदर डोसा बेचने वाला भी डिजिटल ट्रांजैक्शन से अपना पेमेंट लेगा, या सब्जी बेचने वाली बहन भी डिजिटल ट्रांजैक्शन से पेमेंट करेगी। हर दूसरा ट्रांजैक्शन, और प्रति सेकंड 5800 से अधिक ट्रांजैक्शन होते हैं। और लगभग 7 देशों में यूपीआई को एक्सेप्ट किया है। और डिजी लॉकर, मैं इसकी भी बात जरूर करना चाहूंगा, आप सब भी उपयोग करना चाहिए, करते भी होंगे कई लोग। डिजी लॉकर का उपयोग भी 52 करोड़ से ज्यादा लोग कर रहे, 52 करोड़ से ज्यादा लोग डिजी लॉकर का उपयोग कर। ये डिजिटल इंडिया मिशन का कमाल है कि आज हम इस जगह पे पहुंचे हैं। मैं डिजिटल अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय में उसका योगदान 12% से ज्यादा है। लगभग अप्रैल 25 तक 97 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता हमारे देश में हो चुके हैं। मई 25 तक 95% देश के हिस्से में 5G रोल आउट हो चुका है। और लगभग 2,18,000 गांवों में भारत नेट के माध्यम से हमने कनेक्टिविटी पहुंचाने का काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल कैपेसिटी, राजमार्गों का, नेशनल हाईवे का निर्माण, ग्रामीण सड़कों का निर्माण, हवाई अड्डों को डबल करना, वंदे भारत एक्सप्रेस 0 से 100 तक ले जाना, 5 से वाटरवेज को 111 तक ले जाना, मेट्रो कनेक्टेड शहर 5 से बढ़कर 21 तक पहुंचाना, और पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने की क्षमता 1700 टाइम बढ़ा देना। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए
इतना बड़ा हमने बदलाव इस देश के अंदर किया है, जिसका निश्चित रूप से फायदा हमारे बैंकिंग सेक्टर को भी हुआ है और इकोनॉमी को भी हुआ है। मेक इन इंडिया, इसके माध्यम से हमने ढेर सारे नीतिगत बदलाव कर कर भारत को विश्व का उत्पादन का हब बनाने में हमने सफलता प्राप्त की है। एक्सपोर्ट हमारे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया 2 पर हम इमर्जिंग सेक्टर पर फोकस कर रहे हैं। जो सेक्टर आने वाले 25 साल तक दुनिया के अर्थतंत्र का बड़ा हिस्सा बनेंगे, वो सभी सेक्टर को आज हम मेक इन इंडिया 2 में फोकस कर रहे हैं। PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स पार्क्स और स्टार्टअप इंडिया, लगभग 1.92 लाख स्टार्टअप हमारे बन चुके हैं। हम दुनिया में स्टार्टअप के क्षेत्र में 26वें नंबर से 3रे नंबर पर पहुंच चुके हैं 10 साल के अंदर। और मैंने जो कहा इमर्जिंग सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी, ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन हाइड्रोजन, स्पेस सेक्टर, फिनटेक सेक्टर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, और पिछड़े हुए थे डिफेंस में, कोई इमर्जिंग सेक्टर नहीं है मगर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। ये सभी सेक्टर आने वाले दिनों में भारत की ग्रोथ स्टोरी को स्ट्रेंथ देने वाले हैं। और ग्रीन ग्रोथ स्ट्रेटेजी जो हमारी है वो आने वाले दिनों में हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाली है। मित्रों, केवल बैंकिंग सेक्टर में नहीं, हर सेक्टर के अंदर हमने रिफॉर्म किए। पॉलिसी पैरालिसिस वाली सरकार 10 साल तक चली थी। मनमोहन सिंह जी की सरकार में, मैं तो कहूंगा क्योंकि मैं उस वक्त ऑपोजिशन में था, मगर पूरी दुनिया कहती थी कि ये सरकार को नीति बनाने के बारे में लकवा हो गया है, पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है। इससे पॉलिसी ड्रिवन स्टेट भारत को हमने बनाया और ये लॉन्ग टर्म पॉलिसियों के आधार के मजबूत पिलर पर भारत के अर्थतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़े हैं। मैं आज यहां आया हूं तब बैंकिंग सेक्टर को भी कहना चाहता हूं, आप ग्रोथ का प्लानिंग मत करिए। भारत के बैंकिंग सेक्टर ने अब स्केल बदलने की चिंता करनी चाहिए। दुनिया में हमारी बैंकों का 1 से 10 में नाम आए, इस प्रकार से स्केल बदलने की चिंता करनी चाहिए। लक्ष्य छोटा रखेंगे तो जल्दी प्राप्त कर लोगे, लक्ष्य बड़ा रखोगे तो लक्ष्य के साथ आप भी बड़े हो जाओगे। मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं हैं बैंकिंग सेक्टर को। और जिन लोगों को अवार्ड्स मिले हैं, मुझे मालूम है अवार्ड्स किस तरह से मिलते हैं, जूरी के मेंबरान बहुत क्रिटिक एनालिसिस भी करते हैं। और अब जमाना जो है पारदर्शिता का है, तो बहुत सातत्यपूर्ण परफॉर्मेंस के आधार पर ही अवार्ड्स मिलते हैं। जिन जिनको अवार्ड मिले हैं वो सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन। आप सभी का धन्यवाद।